हाय दोस्तों। तो मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसको पूरा कंप्लीट कराने के बाद मैं प्राचीन कालीन भारत का इतिहास भी पढ़ाऊँगा पूरी तरह से। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ाऊँगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उसके बाद तो मेंस भी कराऊँगा। और क्या क्या सब्जेक्ट मेरे द्वारा देखा जाएगा हम बता देते हैं आप लोग को। हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, जनरल साइंस पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक पढ़ाऊँगा। और जेसीसी एसएससी बच्चों के लिए नागपुरी उसको भी कवर करूँगा। ओके ना। और जब ये सारा सारा कुछ होगा तो मेंस का भी हम नोट्स दूंगा, उसको समझा दूंगा पूरी तरह से। और जो भी बच्चे मेंस पास होने के बाद अगर इंटरव्यू की आवश्यकता होगी तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ 15 से 21 मिनट तक। मैं उसमें पूरी तरह से आप लोग को जांच लूँगा कि आप लोग के पास कितना बुद्धि है और कितना पानी में है आप लोग। और आप लोगों को सही तरह से डायरेक्शन दूंगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछ सकता है, ये सारा कुछ का जानकारी दूंगा। और मेरे इस क्लास पे कौन कौन बच्चे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको फ़ायदा होगा जनरल स्टडीज़ में, तो आप लोग को बता देता हूँ। जो भी बच्चे आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, बीडीओ या फिर एसएससी, जेएसएससी या टीचर बनने का तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल कंपटीशन का, वो इस क्लास को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना भी पढ़िए पूरी तरह से और मेरा वीडियो भी देखिए। इस तरह से आप लोग का जो तैयारी होगा उसमें काफ़ी अच्छा धार होगा और आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम प्री मेडिकल एग्ज़ाम जो होता है नीट, उसका भी वीडियो इस पर मैं डालूँगा, क्योंकि हम बायोलॉजी और बॉटनी से एमएससी और एमफिल तक पढ़े हुए हैं और अभी आगे हम पीएचडी भी करने वाले हैं जल्दी से। तो इसलिए हम मेडिकल बच्चे लोग को ईजिली पढ़ा लेंगे, क्योंकि वही सब्जेक्ट में हम काफ़ी आगे तक पढ़े हुए हैं। अभी पीएचडी भी उस पर करेंगे। तो चलिए तब ज़्यादा बात नहीं करते और तैयारी किस तरह से पढ़ाई करना है उस चीज़ के बारे में बताते हैं अभी। और माफ़ करिएगा दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो तो थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियो बनाते बनाते हम बहुत स्मार्टली बोलूँगा और उसमें किसी तरह का हेजिटेशन वेजिटेशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, पहला क्लास है इसलिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से होता है, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं ना। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पे अरबों का आक्रमण कैसे होता है, कहाँ से होता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, तो उसी चीज़ का इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके ना। तो इसके पहले हम आप लोगों को मैप दिखा देते हैं, जो सिंपली हम मैप ड्रॉ किए हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे भारत का मैप बनाए हैं। कहाँ से आया था अरब वाले लोग, तो देखिए इस जगह अरब का क्षेत्र था, ये भारत हम लोग का देश है। तो ईरान से वो लोग आया था भारत में हमला करने। ओके ना, वो लोग आया था ईरान से हम लोग देश में हमला करने। और आके सबसे पहले कहाँ जीता था, ये सिंध वाला क्षेत्र में। ओके ना। और सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था ईरान से, यही वाला रास्ता यहाँ से इधर से खोजा था। और आने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और मतलब जीत लिया था। और वो लोग इधर से क्यों नहीं आया या फिर इधर से क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर इधर से आता तो इधर बहुत लंबा चौड़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। और यहाँ से यहाँ मतलब दक्षिण से उत्तर लगभग 400 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो इधर से आना तो इम्पॉसिबल था, तो इसीलिए वो लोग इधर से नहीं आया। और अगर इधर से आता तो समुद्री क्षेत्र पड़ता, तो उसमें अपने बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए एक कॉमन सा मार्ग खोजा, वो था ये। और लोग रास्ता खोज लिया, वो पहला आक्रमण हुआ था। और इसके बाद फिर और भी आक्रमण, बहुत सारे आक्रमण हुए। मोहम्मद गौरी किया था और भी बहुत कोई किया था। उसके बाद फिर भारत देश में इस्लाम धर्म का स्थापना होता है, साम्राज्य का स्थापना होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो गया 1200 आसपास ईस्वी से कितना ईस्वी तक। और उसके बाद फिर मुग़ल कालीन साम्राज्य का भी स्थापना होता है 1526 के बाद। तो इस तरह से वो लोग पूरी तरह से भारत देश में वो लोग कंट्रोल कर लिया था। तो कैसे कैसे वो होता है वो पूरी तरह से आप लोग को डिटेल से हम पढ़ाएंगे।
ओके ना। तो चलिए मैप आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से कैसे आया वो लोग, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे अब। ओके चलिए। तो भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत में अरबों का आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से मिलती है। कौन सा? चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से मिलती है। अब आगे देखते हैं। अरबों के नेतृत्व में पहली बार भारत में मुस्लिमों मुस्लिमों द्वारा आक्रमण हुआ, या अरबों के द्वारा आक्रमण हुआ। ओके ना। मतलब मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे या फिर जो लड़ाकू राजा लोग थे, वो अरबों के नेतृत्व में पहली बार भारत में आक्रमण हुआ। ओके। अब आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था उम्मेद खलीफा, तो उसी का जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, वही आक्रमण किया था पहली बार भारत में। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान को जीत लिया। किसको? सिंध और मुल्तान को जीत लिया। और इससे पहले भी लेकिन 711 ईस्वी में 2 असफल प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? अब उबैदुल्लाह और बुंदेल के द्वारा, लेकिन वो असफल हो गया था। सफलता किसको मिला था? मोहम्मद बिन कासिम को, तीसरा बार में। ओके ना। तो इसी का हम आगे छोटा सा नोट्स बनाए हैं, इसको भी दिखाते हैं। तो ईरान का जो हाकिम या गवर्नर था उसका नाम था अल हजाज। उन्हीं ने पहली बार 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुंदेल को भेजा था, जो कि असफल आक्रमण हुआ। लेकिन तीसरी बार किसको भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में, जो कि सफल आक्रमण हुआ। ओके ना। अब आगे देखते हैं। तो इन लोग का उद्देश्य क्या था? जो अरब वाले लोग, अरब का देश का राजा लोग जो आक्रमण किया था, वो लोग का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का जो राजा लोग था, उन लोग का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हम नोट किए हैं। उसका उद्देश्य क्या है? साम्राज्य का विस्तार करना एवं धन की प्राप्ति। कोई भी राजा लोग जब कहीं भी हमला करता तो लोग का एक ही उद्देश्य रहता है, साम्राज्य का विस्तार और उसके साथ लगा हुआ धन की प्राप्ति। क्योंकि धन की प्राप्ति होगी तभी जाके वो लोग अपना अर्थव्यवस्था या फिर सैनिक व्यवस्था या जितने भी तरह का उसको वो लोग कंट्रोल कर सकता है। और सेकंड क्या था? इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का उदय वहीं पे हुआ था, अरब क्षेत्र में ही, तो इसीलिए वो लोग इस्लाम धर्म का प्रसार भी करना चाहता था। तो अब यहाँ पे देखिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए बीडी महाजन क्या बोलते कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, बीडी महाजन बोलते हैं। जबकि एक हरिश्चंद्र वर्मा एक विद्वान है इतिहास के, तो वो बोलते हैं 712 ईस्वी में हमला किया है। तो आप लोग 711 रहेगा तो बीडी महाजन ऑप्शन को टिक मारिएगा, और 712 रहेगा तो हरिश्चंद्र वर्मा को टिक मारिएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट तो बता ही दिए थे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था वहाँ पे दाहिर था, और दाहिर का पिता का क्या नाम था? चच नाम था, चच। ओके। और आगे अब देखते हैं भारत में अरबों का आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा था। प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ा उन लोग का? तो देखिए पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। मतलब भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और अभी देखिए इस्लाम धर्म का कितना ज़्यादा विस्तार हो गया है। कितने सारे देश है जो इस्लाम धर्म को ही मानते हैं और उसी के अनुयायी वहाँ पे रहते हैं। जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इज़राइल हो गया, फिर मिस्र हो गया, उसके बाद हम लोग का पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। इस तरह से आप लोग देख रहे कितना फैल गया है। और भी इंडोनेशिया भी इस्लामिक कंट्री ही है, हल्का फुल्का वहाँ काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। और उसका सेकेंड प्रभाव क्या हुआ? खजूर की खेती शुरू हो गया। उसके बाद और क्या हुआ? ऊँट पालना शुरू कर दिया वही समय से। और देखिए हिंदू और हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? अरबवासी लोग ही किया था। और भारत में जो जजिया कर था उसको भी अरबवासी लोग ही लगाया था भारत में। और भारत में फिर लोग दिरहम सिक्का भी चलाया। ओके।
फिर अगला पॉइंट क्या है, चरक संहिता, पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद उन लोग किया। इससे क्या हुआ, भारत का जो ज्ञान था वो अरब में गया और वो लोग जाना कि भारत देश में क्या गुण है और क्या यहाँ रहस्य है, क्या क्या ये लोग कर सकता नहीं कर सकता है। बहुत सारा चीज़ का यहाँ से ज्ञान का प्राप्ति हुआ उन लोग का, इसको अनुवाद कराने से, अरबी अनुवाद कराने से। फिर अगला पॉइंट क्या है, भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। ओके ना, अब आगे देखते हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से इसको। अब देखिए, इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार, बोले थे इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका यहाँ पे डिटेल पे बताते हैं क्या है। आप लोगों को जो जो आएगा क्वेश्चन में वही वही इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे और बाकी बात आप लोग भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए। देखिए, तो संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं क्योंकि ये संस्थापक थे, इसीलिए इनको पैगंबर भी बोलते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, अब्दुल्ला। क्या नाम था, अब्दुल्ला। और इनकी अम्मा या माता जी का क्या नाम था, अमीना। और हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, 610 ईस्वी में हीरा गुफा में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, मक्का में ही हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ, 24 सितंबर 622 ईस्वी। एक तरह से ये इस्लामिक कैलेंडर है और इसका शुरुआत कब हुआ, 24 सितंबर 622 ईस्वी। और किस घटना के बाद हुआ, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, तब से इसका शुरुआत हुआ, जिसको कि हिजरी संवत का प्रारंभ भी बोलते हैं। और जो हजरत मोहम्मद साहब की जो बेगम थी या उनकी वाइफ थी, उनका नाम खादिजा था, उन्हीं से उनका विवाह हुआ। और उनकी जो पुत्री थी, हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी, उनका नाम फातिमा था। और हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, उनका नाम अली था। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब होता है, 632 ईस्वी में। और उनको दफनाया कहाँ गया था, मदीना में। ओके ना। अब आगे देखते हैं, इस्लाम धर्म में एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, जिस पे पूरी तरह से इस्लाम धर्म चलता है, तो वो कुरान है। इसको सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। ओके। अब इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कुछ न कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, प्रत्येक दिन और पूरा जीवन में भी पालन करना पड़ता है। और हर धर्म के आदमी लोग को अपना अपना धर्म का जो नियम और जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए और चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोग से यही बात बोलूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म को तो माने ही माने, वो आप लोग का निजी मामला, लेकिन आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करना, ईमानदार बनना, देश को आगे ले जाना, समझ रहे ना, ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, वैज्ञानिक बनना, ये आप लोग का उद्देश्य है, होना चाहिए। और प्लस किसी भी दूसरे लोगों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं इस्लाम धर्म क्या क्या नियम बनाए हुए हैं। जैसे प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। कितने बार, 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। और रमज़ान माह में उन लोग को रोज़े रखना चाहिए। कितना दिन का होता है रमज़ान माह, 40 दिन का होता है, 40 दिन का, है ना। और मुमकिन हो तो दान करना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को कभी न कभी एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए। और वो कहाँ है, सऊदी अरब देश में है। कहाँ है, सऊदी अरब देश में। अब आगे देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। और खलीफा धार्मिक राजनीतिक पद बन गया, जिसके कारण इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया में टूट गया। समझ रहे,
धार्मिक और राजनीतिक पद बन जाने से इसमें आपस में विवाद हो गया और ये टूट गया सुन्नी और शिया में। अब जो सुन्नी समुदाय के थे वो लोग क्या मानते थे, कोई भी उपयुक्त व्यक्ति इसका अनुयायी बन सकता है, मतलब खलीफा बन सकता है ना, सुन्नी वाला लोग का मानना था। लेकिन शिया धर्म वाला जो मान रहे थे, शिया अनुयायी लोग इस्लाम में ही, वो लोग क्या बोलते थे, खलीफा सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के ही परिवार वाले लोग बनेंगे, जैसे दामाद उनके कौन थे, अली, वो बनेंगे। इस तरह से बात हुआ। अब आगे देखते हैं, हो गया। अब देखिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी लाया हूँ, 12 क्वेश्चन लाया हूँ। पहले मैं इसको पढ़ूँगा, उसके बाद 5 बार काउंट करूँगा, उसमें आप लोग चूज कर लीजिएगा, जो जो पढ़ाएं वही है, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में अरबों के द्वारा आक्रमण कब किया गया था? ए में है 709 ईस्वी, बी में 707 ईस्वी, सी में है 712 ईस्वी, डी में है 714 ईस्वी। चलिए काउंट कर रहे हैं, आप लोग अपना देख लीजिए। 1 2 3 4 5। कब किया था हमला जी? 712 ईस्वी। सिंध में अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का हिंदू राजा कौन था? ए में है दिलीप, बी में है दाहिर, सी में है दिल्लू, डी में दारहा। तो चलिए बताइए कौन था? 1 2 3 4 5। तो वो थे दाहिर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कौन ईस्वी में हुआ था? आप लोग बताइए कब हुआ था? 570 ईस्वी, 571 ईस्वी, 569 ईस्वी मतलब 569 ईस्वी और 572 ईस्वी। चलिए तो बताइए। 1 2 3 4 5। 570 ईस्वी। कब हुआ था जी? 570 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। देखिए अब चौथा क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ए फातिमा, बी आमीना, सी खादीजा, डी जोया। तो उनकी माता का नाम क्या था? 1 2 3 4 5 बताइए। चलिए हम बता देते हैं, आमीना। उनकी जो अम्मा थी या माता थी वो अमीना थी। समझ में आया ना? और उनकी जो बेगम साहिबा थी मतलब वाइफ, वो खादीजा थी। देख लीजिए यहाँ पे, खादीजा उनकी बेगम खादीजा थी। और उनकी जो बेटी थी, प्यारी बेटी, फातिमा थी। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? ए में 24 सितंबर 620, बी में 24 सितंबर 621, सी में 24 सितंबर 619, डी में 24 सितंबर 622 ईस्वी। चलिए बताइए, काउंट कर रहे 1 2 3 4 5। तो कौन होगा बच्चों? मेरे दोस्तों क्या होगा? डी, 24 सितंबर 622 ईस्वी। अब देखिए छठा क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहाँ से कहाँ की यात्रा की थी जिसके बाद हिजरी संवत की शुरुआत हुई? ए है मक्का से कुवैत, बी है मक्का से मिस्र, सी है मक्का से लाहौर, डी है मक्का से मदीना। चलिए बताइए, काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए हम बताते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा की थी। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, ईरान का हाकिम या गवर्नर कौन था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण करने भेजा? कौन था भाई? कौन था दोस्तों? कौन था मेरे मित्रों? देखिए ऑप्शन है अल साहेब, बी है अल नासिर, सी है अल हजाज, डी है अल फतेह। चलिए बताएं, आप लोग को बताए थे ना। 1 2 3 4 5, ये है अल हजाज। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, अरबों के सिंध में आक्रमण के समय वहाँ का हिंदू राजा कौन था और उसके पिता का क्या नाम था? दारहा वच्चच ए में है, बी है दिल्लू वच्चच, सी में दाहिर वच्चच, डी है दिलीप वच्चच। चलिए बताइए 1 2 3 4 5। तो ये है दाहिर वच्चच। अब नवा में, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई और उन्हें कहाँ दफनाया गया? बताया था आप लोग को। चलिए ऑप्शन ए है 634 ईस्वी मक्का में, 630 ईस्वी लाहौर में, 631 ईस्वी दमिश्क में, 632 ईस्वी मदीना में। काउंट कर रहे 1 2 3 4 5।
आप लोग कर लिए होंगे अपना ऑप्शन, अब हम बता देते हैं, ये सही है 632 ईस्वी मदीना में। 10वां, मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल मक्का कौन सा देश में स्थित है? चलिए, ए में ईरान, बी में पाकिस्तान, सी में सऊदी अरब, डी में इजराइल। तो कौन है भाई, कौन है दोस्तों? 1 2 3 4 5, कौन सा है? सऊदी अरब में है। अब 11, पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? उनके दामाद का, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेटी थी उनसे विवाह हुआ था, क्या नाम था? सुलेमान था, रहमान था, अली था, कादर था। चलिए बताइए। 1 2 3 4 5, तो कौन था? सी, अली, अली था। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम कादर खान इसलिए लिखे कि मेरी मम्मी को ये हास्य कलाकार बहुत ज़्यादा पसंद था, वो देख देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी कादर खान का एक्टिंग का, तो इसीलिए इसको डाल दिया ऑप्शन में। अब आगे देखते बी, पैगंबर मोहम्मद, मतलब 12 क्वेश्चन है। पैगंबर मोहम्मद साहब के पुत्री बेटी का क्या नाम था? ओके ना। पहला ऑप्शन है फातिमा, बी है अमीना, और सी है खादीजा, डी है जोया। तो उनकी बेटी का क्या नाम था? आमिना तो उसकी मम्मी थी, खादीजा तो उनकी वाइफ थी, तो फातिमा जी ही हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखते हैं 12 में पुत्री फातिमा, देखिए पुत्री फातिमा, पुत्री फातिमा। तो इस तरह से आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। कभी कभी आदमी को कन्फ्यूज़न होता है, तो जाके दोबारा देखिए तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ओके ना। तो इस तरह से इस्लाम धर्म का कैसे कैसे आता है, वहाँ शुरुआत होता है, कैसे लोग आक्रमण करके भारत में प्रवेश करता है, और उसके बाद वो लोग दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर देता है। उसके बाद फिर मुग़ल बादशाह लोग आता है, और कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इमारत वो लोग बनाता है, और जिसके कारण हम लोग अभी भी उन लोगों को देखने जाते हैं और कितना ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, मोती मस्जिद है। हम तो ताजमहल देखने गए थे, तो उसका वॉल देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे, और उससे हम गले लग गए थे, और उसमें फेस अपना टच करके फील कर रहे थे कितना कूल कूल है। बहुत ही मज़ा आया, फ़ोटो खिंचाए, और साथ ही साथ हम डांस भी किए थे। काफ़ी अच्छा सॉन्ग में मेरा भाई लोग के साथ गए थे, काफ़ी मज़ा आया था। तो इसलिए इस्लाम धर्म आने से भारत देश में काफ़ी उत्थान भी हुआ है। इमारत स्थापत्य कला का कितना विकास हुआ, चित्रकला का कितना अच्छा विकास हुआ, और भी बहुत सारा कुछ है। तो इतना कुछ देखने के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक छात्र हूँ, तो इसलिए समय निकाल के जितना हो सके अच्छा से अच्छा वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। और अभी शुरुआत में तो मध्यकालीन भारत को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे साथ आप लोग बने रहिए, हमको सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि देश सेवा करूं जी जान से, और कृष्ण भगवान को कोई भी पोस्ट देंगे उसमें हम इतना अच्छा काम करेंगे अद्वितीय। बस आई वॉन्ट टू बिकम परफेक्ट बॉय। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग को भी वैसे ही बनाना चाहता हूँ। आप लोग को भी, जो भी मेरे साथ काम करेंगे उन लोग को अच्छा होना पड़ेगा, और मैं भी अच्छा रहूँगा, उन लोग को भी अच्छा रखूँगा। धन्यवाद।